नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्राचीन भारत के इतिहास की लगभग पुस्तकों के अनुक्रमणिका पर दृष्टि डाली जाए और फिर उनका सामान्यीकरण किया जाए तो मोटी मोटी समानता है प्रागैतिहासिक काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाकाव्यों के कालखंड, 16 महाजनपदों का उद्भव। पूर्वाग्रहों ने छठी सदी ईसा पूर्व से पहले का अतीत लिखने में बहुत घालमेल किया है। 16 महाजनपद अवतरित नहीं हुए बल्कि समय पर्यंत से परिष्कृत होती हुई उस राजनीति का परिणाम है जिनमें से अधिकांश अवधि को एजेंडाकारों ने मिथक कहकर अथवा अंधकार युगीन बताते हुए दबाने छुपाने में अपनी कुशल विचारधारा परस्ती का परिचय दिया है। आश्चर्य यह कि हड़प्पा से पहले की अनेक सभ्यताएं पुरावशेष अब प्रकाश में आ गए हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में उनका जिक्र भी नहीं होता। भला क्यों? शर्म की बात यह कि विश्व का पहला लोकतंत्र भारत, लेकिन श्रेय यूनान के नगर राज्यों को क्यों? यह इसलिए कि भारत को सांचे खांचे में धर्म जाति के फैलाए जहरीले चश्मों से देखना विखंडनवादिता का खाद और पानी है। इस भूमिका को संज्ञान में लेते हुए आज हम 6वीं सदी ईसा पूर्व से पहले की उस समयावधि की राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं जो संगठित परिष्कृत होते हुए 6वीं सदी ईसा पूर्व तक राजाधीन और गणतंत्रात्मक तौर के पृथक पृथक राजनैतिक विशेषताओं वाले 16 महाजनपदों में सुगठित हो सका था। महाजनपदों को जानने से पहले रेखांकित करें कि आरंभ में किसी एक पूर्वज से उत्पन्न विभिन्न कुटुंब के समूह को जन कहते थे। अनेक जन का तब राजनीतिक रूप से किसी क्षेत्रफल पर अधिकार हुआ, जनपद निर्मित हुए। इस तरह किसी जनपद के भीतर अनेक गांव और नगर होते थे। जनपदों की महत्वाकांक्षा विकसित होती रही और उसके भूभाग बढ़ते चले गए। एक समय वह भी आया जब जनपद सामान्य हित के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत या कि विस्तारवादी नीति के कारण आपस में जुड़ने लगे। इस तरह महाजनपदों का उदय हुआ। प्राचीन भारत में राजनीति जब अपनी परिधि और शासन शैली के शैशव काल में थी, तब से ही राजाधीन और गणाधीन दोनों ही प्रकार के शासन व्यवस्थाओं वाले जनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। राजा के अधीन शासन अर्थात एक तंत्रात्मक शासन प्रणालियों से सभी परिचित हैं और गणराज्यों की कल्पना के लिए आधुनिक लोकतंत्र को सामने रखकर उसे भी समझा जा सकता है। आइए दोनों ही प्रकार के शासन और उसकी व्यवस्थाओं पर क्रमिकता से विवेचना करते हैं। भारत ने विश्व को लोकतंत्र की विरासत दी है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बहुसंख्यक का शासन संदर्भित शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 40 बार, अथर्ववेद में 9 बार, ब्राह्मण ग्रंथों में तो अनेक बार आया है। ऋग्वेद के एक सूक्त में प्रार्थना की गई है कि समिति की मंत्रणा एक मुख हो, सदस्यों के मत परंपरानुकूल हो और निर्णय भी सर्वसम्मत हो। उन समयों के गणतंत्र में हर कुल से एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता था और वह राजा कहलाता था। महाभारत के सभा पर्व में गृहे गृहे ही राजानः का उल्लेख मिलता है। सभी जानते हैं कि वृष्टि भोज, अंधक, कुक्कुर, शूर आदि में बटे यादव संघों और गणराज्यों को एकीकृत करने में श्री कृष्ण को सफलता हासिल हुई। वे गण प्रमुख चयनित हुए थे। महाभारत के सभा पर्व में अर्जुन द्वारा अनेक गणराज्यों को जीतकर उन्हें कर देने वाले राज्य बनाने का उल्लेख है। महाभारत ग्रंथ में गणराज्यों की शासन प्रणाली पर भी विस्तार से विवरण मिल जाते हैं। इसके बाद के समयों में वैशाली के गणतंत्र को बौद्ध और जैन साहित्यों में उल्लेख के कारण अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई है। शासन व्यवस्था में गणाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होता था। गणाध्यक्ष को केंद्रीय परिषद की मदद से राज्य के कार्य का संचालन करना होता था। इस परिषद को संथागार कहा जाता था। गणाध्यक्ष संथागार की सहमति के बिना कोई कार्य करने या निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था।
संथागार में किसी बैठक के लिए सदस्यों की एक निश्चित संख्या से अधिक की उपस्थिति अनिवार्य थी, जिसे हम आज की भाषा में कोरम का पूरा होना कहते हैं। गण पूरक अधिकारी यह निश्चित करता था कि संथागार में होने वाली किसी बहस के संचालन के लिए समुचित सदस्य उपस्थित हैं अथवा नहीं। जैसे हम आज की लोकसभा में सीट को महत्व देते हैं, तब आसन का हुआ करता था। सभा भवन में सदस्यों के बैठने की जगह को आसन कहा जाता और इस पर बैठने वाले सदस्य को आसन पन्नापक कहा जाता था। संथागार में निश्चित विषय पर हर एक सदस्य को बोलना होता था। किसी प्रस्ताव को पढ़े जाने को ज्ञाप्तिका अनुसावन कहा जाता था। कभी कभी प्रस्ताव पाठ कई बार होता था और जो सदस्यगण प्रस्ताव के पक्षधर होते वे मौन रहते थे। केवल विपक्ष में मत रखने वाले सदस्य ही अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते थे। विवादग्रस्त सवाल पर भिन्न भिन्न रंगों की श्लाकाओं द्वारा मत विभाजन होता था, जिसे छंद कहते थे। श्लाकाओं को एकत्रित करने वाला अधिकारी श्लाका ग्राहक कहलाता था। किसी प्रस्ताव पर मतदान के 3 तरीके प्रचलित थे। पहला, जिसमें मतदाता का नाम गोपनीय रखा जा सकता था। दूसरा, सभाध्यक्ष से एकांत में कह दिया जाता था। और तीसरा, रंगीन श्लाकाओं के माध्यम से मतदान किया जाता और उसकी गिनती कर फैसला लिया जाता था। संथागार की पूरी कार्रवाई लिपिक द्वारा लिपिबद्ध की जाती थी। एक और बात, गणाध्यक्ष को त्वरित लिए जाने वाले आवश्यक निर्णयों में सलाह देने के लिए संथागार की व्यवस्था के साथ साथ अलग मंत्रिमंडल भी होता था, जिसकी नियुक्ति संथागार के सदस्यों की सहमति द्वारा की जाती थी। यह तो हुई विशेषताओं की बात। कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत के शांति पर्व में प्राचीन गणराज्यों की कुछ त्रुटियों को भी लिखा है। उनके अनुसार गणतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बात कहता है और उसी को सत्य मानता है। इससे पारस्परिक विवाद बढ़ता है। अनेक बार किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व घोर असहमतियां बड़े संघर्ष का रूप ले लेती हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इन गणराज्यों में एक सुनियोजित शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि संथागार के सदस्यों की पारस्परिक द्वेष भावना, गुटबंदी, उच्च पदों पर वंशानुगत अधिकारियों की नियुक्ति आदि ने समय के साथ प्राचीन गणराज्यों को कमजोर कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या राजाधीन जनपदों से गणतंत्र श्रेष्ठ थे? हाँ, लोक का चयन अधिनायकवाद से सर्वदा बेहतर होता है, तथापि तब के राजतंत्र की यह एक पक्षीय विवेचना है। हम जिस कालखंड की बात कर रहे हैं वह निरंकुशता का नहीं था। तो प्रश्न उठता है कि यदि राजा निरंकुश हो जाए तो उसे कौन रोक सकता था? इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। उस दौर में राजतिलक वैभव प्रदर्शन की प्रक्रिया नहीं था। घोषित किए जाने से पहले राजा को राज्य के 11 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से मिलकर उन्हें भेंट अथवा रत्न प्रदान करना और उनका समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। सेनानी, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रि, संग्रहित्री, भागदुध, अक्षवक, गोवित्र की और पलगल से राजा अपने समर्थन प्राप्त करता था। राज तिलक में सभी वर्गों के प्रतिनिधि सहभागी होते थे। राजा को शपथ से पूर्व बताया जाता था कि तुझे यह राज्य दिया जाता है, तू ही इसका संचालक और व्यवस्थापक है, तू इस उत्तरदायित्व का अटल संवाहक है। तुझे यह राज्य कृषि, कल्याण, समृद्धि और विकास के लिए दिया जाता है। निरंकुश हो जाने पर पहला अवरोध तो यही 11 पदाधिकारी होते थे राजा को, जिनसे राज्याभिषेक से पूर्व समर्थन प्राप्त था। सभा और समिति भी राजा को मनमानी करने से रोक सकती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इन दोनों ही संस्थाओं से सलाह लेकर कार्य करना तब राजा की बाध्यता हुआ करती थी। राजाधीन जनपदों में भी सभा का महत्व अधिक था। सभा के सदस्य को सभासद कहा जाता था, जबकि इस संस्था का अध्यक्ष सभापति कहलाता था। सभा कितनी प्राचीन संस्था रही होगी, इसका अनुमान इसी बात से लगता है कि इसकी कार्यशैली की चर्चा वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी है। महाभारत के सभा पर्व का यह श्लोक देखें, नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्यते।
युद्धम, इसका अर्थ यह है कि यदि अनुभवी सदस्य न हो तो वह सभा नहीं कही जा सकती। जिस सभासद का कथन धर्मयुक्त नहीं वह सभा की सदस्यता के योग्य नहीं। धर्मयुक्त कथन वही हो सकता है जो कपट रहित और सत्य से युक्त हो। इन अवरोधकों के बाद भी राजा को सबसे बड़ा भय तो उसकी जनता से ही था। जनता को किसी अत्याचारी राजा को राज्यच्युत करने अथवा निष्कासित करने का अधिकार था। नेमी, सुदास, नहुष, सुमुख जैसे कितने ही राजा थे जिनका अंत उनकी ही प्रजा ने कर दिया। महाभारत के अनुशासन पर्व में उल्लेख है कि जो राजा जनता की रक्षा करने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता वह पागल कुत्ते की तरह मार देने योग्य है। राजतंत्र अवश्य था परंतु प्रशासन विकेंद्रित। ग्राम्य परिषद, नगर परिषद और जिला परिषद की सहायता से प्रशासन संचालित होता था। यदि राजा का कोई आदेश तानाशाही पूर्ण प्रतीत होता तो परिषद उसे लागू करने से इनकार कर सकती थी। राजा को अपने उत्पादन का 16वां भाग इस अपेक्षा के साथ प्रजा प्रदान करती थी कि वह धर्म के रक्षक एवं प्रजा के सेवक की तरह कार्य करे। यह स्थिति 6ठी सदी ईसा पूर्व तक व्यवस्थित हो चुके राजतंत्र में भी जारी थी। एक जातक कथा में उल्लेख है कि एक सुंदर स्त्री ने राजा को अपने वश में कर लिया। उस स्त्री ने राज्य पर अपना नियंत्रण हासिल करना चाहा। राजा ने उस स्त्री से कहा कि मैं संपूर्ण राज्य की प्रजा का स्वामी नहीं हूं, मैं उनका स्वामी अवश्य हूं जो राज्य के अपराधी हैं। इस कारण मैं तुम्हें संपूर्ण राज्य पर स्वामित्व देने की हैसियत नहीं रखता। 6ठी सदी ईसा पूर्व तक तो जनपदों को महाजनपद का आकार प्राप्त हो गया था। यह दौर राज्यों के साम्राज्य बनने और बिखरने का भी था। इस समय तक तो बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खाना सीख लिया था। शनेह शनेह गणराज्यों को तहस नहस कर सम्राटों के विजय ध्वज फहराने लगे। सभा समितियों का स्थान राज दरबारों ने ले लिया। विमर्श के स्थान पर आदेश पालन की अनिवार्यता हो गई। कथनाशय यह है कि प्राचीन भारत को समझने के लिए उस युग की बारीकी से पड़ताल कीजिए जिसे जानबूझकर छोड़ा छुपाया गया है। भारत का इतिहास प्राचीन ही नहीं गौरवशाली भी है। बस उसे देखने का चश्मा लाल, पीला, नीला नहीं बल्कि निरपेक्ष होना आवश्यक है। मित्रों आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।